बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने दोनों लेक्चर्स में एक में हमने जनरल रिव्यू लिया था कि हम इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड से स्टार्ट किया और बाइसेक्शन मेथड में हमने रूट फाइंड करने का जो तरीका है वो सीखा था। हमने स्टार्ट किया था कि फंक्शन जहाँ जिस इंटरवल में साइन चेंज करता है उस इंटरवल में फंक्शन का रूट मौजूद होता है, उसका सॉल्यूशन वहाँ पे मौजूद होता है। फिर हम क्या करते गए कि इंटरवल को बाइसेक्ट करते गए और करेक्ट इंटरवल को फॉलो करते गए। करेक्ट इंटरवल हमारा वो होता है जिसमें साइन डिफरेंट होते हैं। तो करेक्ट इंटरवल को फॉलो करते हुए हम रूट के करीब होते चले गए और यहाँ तक कि हमने एज पर आवर रिक्वायरमेंट जितना हमने टॉलरेंस रखा हुआ था उतना अच्छा आंसर हमने फाइंड कर लिया। तो वो टेक्निक हमने सीख ली थी। हमें इसको अब एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ओवरव्यू करते हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो राइट साइड पे जो आपको ये फिगर नज़र आ रही है, यहाँ पे इस फिगर में आप देखें आपके पास इंटरवल जो है वो ए से लेकर बी तक है और चूंकि फंक्शन जो है देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। एक्स एक्सिस से नीचे y नेगेटिव होता है और एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव होता है। तो इस पॉइंट P से पहले फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और इसके बाद फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट कि a का साइन जो है यहाँ पे वो नेगेटिव है और b का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। अब P अगर हमने इसको हाफ किया, A1 और B1 ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन है, इसलिए हमने इंडेक्स इसको A1 कह दिया है और इसको B1 कह दिया है। और इसके बाद जो पहला हमने हाफ किया उसको P1 कह दिया। अब P1 पे साइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसका साइन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ही साइन पॉजिटिव होगा तो अब यहाँ पे ये साइन चेंज हो रहे हैं। A1 जो है वो नेगेटिव पे है और P1 जो है वो पॉजिटिव पे है। इट मीन्स के अब P1 जो है इट विल बी ओवर B2 और ये जो हमारे पास A1 था इसी को हम A2 कह देंगे क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ। हमें मोर अ बेटर पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल गई है एज कम्पेयर टू B। तो ये देखें हमने यहाँ पे A2 और B2 ये न्यू वैल्यूज़ न्यू इंटरवल्स हमने असाइन कर दिए हैं। सिमिलरली जब हमने इसको हाफ किया तो यहाँ पे आ गया P2। अब P2 पे देखें कि P2 का साइन नेगेटिव है, A2 का साइन भी नेगेटिव है और B2 का साइन पॉजिटिव है। तो सी के अब हमने A2 से बेटर हमें वैल्यू मिल गई है P2। इस P2 को हम कह देंगे A3 और B2 यही रहेगा, इसको B3 कह देंगे। सिमिलरली ये देखें हमारे पास ये न्यू वैल्यूज हमारे पास A3 और B3 आ गई है और इसी को यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। अब इसमें एक और आइडिया जो एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हो सकता है वो ये है कि अगर हम ऐसे करें कि हमें नहीं पता कि ए पे वैल्यू क्या है और बी पे वैल्यू क्या है। अगर हमें इस बात का नहीं पता, सेंटर वैल्यू हमारे पास पी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये पी है। लेट से अभी हमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं ए की वैल्यू को हम पुट करते हैं फंक्शन में। अब फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मैं एफ ऑफ ए में सेव कर रहा हूँ। सिमिलरली पी जो है ये ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करके हमारे पास आंसर आया, इसका जो आंसर आया वो एफ ऑफ पी में सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ एफ ए मल्टीप्लाई बाई एफ पी अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। अच्छा, ग्रेटर देन 0 किस केस में हो सकता है, एक तो ये है कि एफ ए ये पॉजिटिव हो और एफ पी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हों, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। और ये दोनों नेगेटिव हों, तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तभी मल्टीप्लाई करने से आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एफ ए और एफ पी के सेम साइन है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास दोनों नेगेटिव होंगे तो बी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो बी नेगेटिव होगा। अब आप मुझे बताएं, सोचें ज़रा कि अगर हमारे पास ये दोनों साइन माइनस के हैं और ये साइन पॉजिटिव का है, इस केस में हम क्या करेंगे, जो नई वैल्यू हमारे पास आएगी
वो अब ये वाली ले लेंगे, यानी इंटरवल हमारा बन जाएगा P और B, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये दोनों पॉजिटिव के हैं, इस केस में भी यही होगा कि हमें अब A की बजाय P लेना पड़ेगा, तो नया इंटरवल हमारा P और B बनेगा। तो यहाँ से देखिए इस केस के अंदर हमने हमेशा क्या करना होगा, जो A की वैल्यू जो हमारे पास नया A है वो बेसिकली P की वैल्यू हम असाइन कर देंगे, उसको नया A है उसको P की वैल्यू असाइन कर देंगे। यानी अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये A था हमारे पास, ये B था और ये P है हमारे पास। अब जब हमारा नया इंटरवल इम्प्रूव होगा तो हम ये A B हमारे बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखा कि अगर सेम साइन है तो हमने P की वैल्यू बेसिकली A के अंदर सेव कर दी है। तो नया A B जो हमारे पास इंटरवल है वो ये आएगा। आप ये कह लें कि हर स्टेज के ऊपर, हर आइट्रेशन पे हम A और B को तो सेम रखेंगे, यानी वेरिएबल हम यही यूज़ करेंगे, लेकिन इनकी वैल्यूज़ अपडेट होती रहेंगी। जैसे यहाँ पे पहले A की वैल्यू ये वाली थी, लेकिन अगले स्टेप पे हमने क्या किया, क्योंकि P बेटर था तो हमने P की वैल्यू A में सेव कर दी, तो P A की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई है। अच्छा, अब देखिए अगर f ऑफ a मल्टीप्लाई बाई f ऑफ b ग्रेटर देन 0 है तो a इज इक्वल टू p हो गया। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अब एल्स का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ a मल्टीप्लाई बाई f ऑफ p ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब क्या हुआ, वो लेस देन 0 है। अब इस केस में क्या होना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। अगर लेस देन 0 है तो या तो fa नेगेटिव होगा और fp पॉजिटिव होगा, और दूसरी बात ये होगी या तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो पहले ए पॉजिटिव था तो बी नेगेटिव था, और ए नेगेटिव था तो बी पॉजिटिव था। साइन चेंज थे पहले, ताकि रूट हमारा यहाँ पे इसी के अंदर आ जाए। अब इस केस के अंदर हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे साइन सेम आ रहे हैं पी और बी के, इसका मतलब है नया इंटरवल हमारे पास ए पी होना चाहिए। अब नया इंटरवल ए पी होने का मतलब ये है कि बी जो है हमारा वो इम्प्रूव हो गया, वो अपडेट हो गया, पी की वैल्यू हमने बी को दे दी, और साथ में जो एफ पी था उसको भी हमने एफ बी में सेव कर लिया, ठीक है। ये एफ पी को एफ बी में सेव करने की शायद हमें ज़रूरत ना हो, क्योंकि हम बेसिकली एफ बी को लेके चल ही नहीं रहे, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। अगर तो ये जो प्रैक्टिस हमने की है, इससे हमें एक आइडिया ये आया कि हमने साइन चेंज कैसे करवाने हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। इसी चीज़ को हम एल्गोरिथम में देख लेते हैं। एल्गोरिथम में हमारे पास देखें इनपुट जो है वो हमने ए और बी चाहिए, क्योंकि इंटरवल हमें स्टार्ट में गिवन होगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये हमें गिवन चाहिए। टॉलरेंस हमें चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस ये हमें चाहिए होंगी, ताकि अगर इन्फिनिट लूप में जाए हमारा प्रोग्राम तो वो किसी जगह पे जाके रुक जाए। लेट से हम मैक्सिमम कह सकते हैं कि 100 आइट्रेशंस हम अलाउ कर रहे हैं। आउटपुट में क्या होगा, या तो हमें सोल्यूशन दे दें या मैसेज ऑफ फेलियर हमें मिल जाए। स्टेप 1 वी सेट i इज इक्वल टू 1 एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी फंक्शनल वैल्यू एट ए इज सेव्ड इन द वेरिएबल एफ ए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया था। वाइल i इज लेस देन इक्वल टू एन नॉट, कि i की वैल्यू हमने 1 ली है तो 1 इज लेस देन एन नॉट इफ हमने यहाँ पे 100 ले लिया लेट्स से, तो 1 इज लेस देन 100। स्टेप 3 में क्या होगा, अगर ये बात ट्रू है तो हम स्टेप 3 से लेकर स्टेप 6 तक मूव करेंगे। स्टेप 3 में हम ये करेंगे कि p फाइंड करेंगे। p कैसे फाइंड होता है, अगर आप इसको एलसीएम लें तो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। एक कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एरर कम आती है, इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। मेन इक्वेशन यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ही है, और जब p फाइंड किया तो हमने p की फंक्शनल वैल्यू फाइंड की, उसको f ऑफ p में सेव कर दिया। अब स्टेप 4 जो है ये चेक करेगा, ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है बेसिकली हमारे पास कि हमने कहाँ पे रुकना है। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया में एक तो ये है कि अगर एफ ऑफ पी की वैल्यू 0 हो जाए एग्जैक्टली,
यानी जो हमने p फाइंड किया था इसको फंक्शन में पुट किया जाए और ये वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब है p हमारा रूट है, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये हो गया कि एफ ऑफ पी 0 है, विल स्टॉप हियर और p हम आउटपुट दे देंगे। इन द अदर केस अगर एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं हो रहा, फिर हमें वो जो स्टॉपिंग क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन या पी एन माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन एब्सोल्यूट एरर की केस में, और पी एन माइनस वन डिवाइड बाई पी एन लेस देन एप्सिलॉन रिलेटिव एरर की केस में, ये तीनों स्टॉपिंग क्राइटेरियाज भी यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने b माइनस ए लिया हुआ है, और b माइनस ए का मतलब ये है कि हमारे पास हर वक्त आइट्रेशन जो है हमने, क्योंकि यहाँ पे तो पी एन और पी एन माइनस वन कह रहे थे, आइट्रेशंस के नंबर्स काउंट कर रहे थे, लेकिन इस एल्गोरिथम के अंदर b और a हर वक्त अपडेट होते जा रहे हैं, तो जो लास्ट टू वैल्यूज़ होंगी वो भी वही a और b होंगी यहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने b माइनस ए लिखा हुआ है, और डिवाइड बाई 2 किया हुआ है, उससे भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप एब्सोल्यूट ऑफ ले लें, b माइनस ए ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। अगर आप इसको एब्सोल्यूट ऑफ b से डिवाइड भी कर देंगे तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर की फॉर्म बन जाएगी। चलें, अब अगर हमारे पास ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है ये अचीव अगर हो गया है तो विल स्टॉप हियर और p हम सोल्यूशन दे देंगे। अगर अचीव नहीं हुआ अभी तो हम आगे चलेंगे, i में एक इंक्रीमेंट लेकर आएंगे, और इंक्रीमेंट लेने के बाद हम ये चेक करेंगे फर्दर जो इंटरवल है हमारा वो सिलेक्शन हो रही है, तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ पी ग्रेटर देन ज़ीरो। देखें ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था यही बात यहाँ पे आ रही है, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ पी, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन सेट ए इज इक्वल टू पी। तो ये अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने ए इज इक्वल टू पी क्यों लिया था। और अदरवाइज यहाँ पे इन्होंने एफ पी की वैल्यू एफ ए को दे दी है, क्योंकि पी की वैल्यू ए को दी है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी एफ ए में सेव कर दी है, अदरवाइज आपको ये अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा दोबारा। एल्स सेट बी इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये मेन वो स्टेप था, लॉजिकल स्टेप, जो कि डिफाइन करने से हमें नया इंटरवल सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। अब अगले स्टेप में जब देखें हमारे पास जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास बी अपडेट हो चुका है होगा या फिर ए अपडेट हो चुका होगा, इनमें से कोई एक अपडेट हो चुका होगा और पी की वैल्यू उसको इनमें से किसी एक को मिल चुकी होगी। तो ये इस तरह लूप चलता रहेगा यहाँ तक कि स्टेप 4 जो है वो डिसाइड कर दें कि हमें रूट पी तक पहुँचा दे, और ये स्टॉप कमांड जो है ये इंटरवल को, इस लूप को स्टॉप कर दें। या फिर हमारे पास यहाँ पे जो हमने 100 आइट्रेशंस की बात की थी वो आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाए और फिर भी सोल्यूशन ना मिले तो ये मैसेज ऑफ फेलियर जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। ट्राई करते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल का ग्राफ है, हम इसको ट्राई करते हैं इस एल्गोरिथम के साथ वर्कआउट करने की। ओके, अब अगर हम इस टेबल को लेके देखें तो A1 हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 है, और जो B1 है हमारे पास वो 2.0 था। मैं यहाँ पे A1 B1 नहीं लेता क्योंकि जो एल्गोरिथम है उसमें सिर्फ A और B दिया हुआ है हमारे पास। तो और जब हमने इसको हाफ किया, P लिया, तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई है 1.5। अब इस केस में जब हमने A पे वैल्यू फाइंड की तो जो एफ ए था वो हमारे पास -5 आ गया, और एफ बी को भी हम रहने देते हैं क्योंकि हमने यहाँ एल्गोरिथम में भी इसकी वैल्यू फाइंड नहीं की थी, तो ये फाइंड वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होगी। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू -5 एंड एफ ऑफ पी इट इज इक्वल टू 2.375। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एफ ऑफ पी की वैल्यू जो है 2.375 है, इट्स नॉट ज़ीरो, सो इट मीन्स कि अभी तक हमें रूट नहीं मिला है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने ये देखना है कि एफ ऑफ ए
मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ पी। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव आंसर का मतलब ये होता है कि इट इज़ लेस देन ज़ीरो। और जब ये लेस देन ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब है कि ये पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये फॉल्स हो गई है, तो एल्स वाली ट्रू होगी। जब एल्स ट्रू हो, इट मीन्स बी इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू पी। बी की वैल्यू जो है वो अब हमारे पास हो जाएगी, पी की वैल्यू है वो बी की वैल्यू को दे देंगे, तो बी हो जाएगा 1.5 और ए एज इट इज़ रह गया 1.0। तो हमारा नया जो इंटरवल है वो ये आ गया, देखें 1.0 एंड 1.5। इसी तरह हम आगे गए, अब इन दोनों को हाफ किया तो p की वैल्यू आ गई 1.25। सिमिलरली एफ पी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -1.79 एंड समथिंग लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो a चूंकि 1.0 है तो एफ ऑफ ए हमारे पास सेम रहा, ठीक है, -5 ही रहा हमारे पास। यही वजह थी कि हमने यहाँ पे इधर असाइन नहीं किया, एफ ऑफ पी की वैल्यू एफ बी को असाइन नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस तरह करने की, यहाँ पे करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे हमने कर दी। ये स्टेज पे भी हम देखते हैं। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू -5, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू -1.7, साइन जो है यहाँ पे सेम हो गए, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0। सो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 इट मीन्स दैट अब हमने क्या करना है, a इज इक्वल टू पी। सो a इज इक्वल टू p, p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.25, ये अब हमने a को असाइन कर दी, और b हमारे पास सेम रहा 1.5। देखिए a इज इक्वल टू 1.25 और b इज इक्वल टू 1.5। यही केस हमने यहाँ पे किया। इसको फिर हम दोबारा डिवाइड करेंगे और p की वैल्यू हमारे पास 1.375 आ जाएगी। और अच्छा, जब ये हमने a की वैल्यू असाइन कर दी ना 1.25, तो अब हमने f ऑफ a को भी f ऑफ p की वैल्यू दे देनी है, जो कि है -1.79। ये हमने दे दी, यहाँ पे हमने अपडेट करनी है, ठीक है, ये वाला स्टेप भी मस्ट है। अब p की वैल्यू 1.375 आ गई, दैट इम्प्लाइज f ऑफ p इज इक्वल टू 0.162। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि f ऑफ p की वैल्यू ये है और f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो होगी हमारे पास लेस देन 0। इस केस में अगेन हम b की वैल्यू जो है वो p ले लेंगे 1.375, 1.25 और 1.375, इस तरह से हम इसको मूव ऑन करते जाएंगे। तो ये मैंने एल्गोरिथम आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दिया। अब आप लोग इसको इन्हीं स्टेप्स पे चलकर बड़ी आसानी के साथ, आप अगर मैटलैब का आपको सिंटैक्स थोड़ा समझ में आ गया तो आप इनको इन्हीं स्टेप्स पे अप्लाई कर सकते हो और ये रिजल्ट तक आपकी पूरे का पूरा टेबल जो है ये जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप बताइएगा। अब आपको होमवर्क टास्क ये है कि आपने जो क्वेश्चन x माइनस cos ऑफ x इक्वल टू 0, ये जो क्वेश्चन था आपने इसको पहले तो टेबल की तरह किया हुआ है ऑलरेडी आपने, लेकिन अब आपने इसको इस एल्गोरिथम पे रख के करना है, ठीक है। और आपका जो टॉलरेंस है वो यहाँ पे मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, 10⁻⁻²। ये आपकी एक तरह की होमवर्क, आप होमवर्क असाइनमेंट समझ लें इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक थ्योरम है और ये थ्योरम हमें गारंटी करता है कि आइट्रेशंस या कैलकुलेशंस करने से पहले हम बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कितने स्टेप्स में आएगा, कितने आइट्रेशन में हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये जो थ्योरम है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर बाइसेक्शन मेथड। इसके बाद कोई और मेथड आएगा तो उसके लिए ये बात वैलिड नहीं रहेगी। अच्छा, थ्योरम हमें ये कह रहा है कि सपोज दैट f बिलोंग्स टू अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल a एंड b, यानी इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉसिबल कंटिन्यूअस फंक्शन है f इज वन ऑफ देम, एंड f of a multiplied by f of b is less than 0. It means that the sign at a and b are different.
बाइसेक्शन मेथड जनरेट्स अ सीक्वेंस P1 टू P इंफिनिटी। ठीक है, सीक्वेंस कैसे जनरेट करता है कि आपने देखें स्टार्ट किया था, पहली दफ़ा हाफ की उसको P1 कह दिया, फिर P2 कह दिया, फिर P3 कह दिया, और फिर इस तरह P4 कह दिया, और P10 कह दिया, और इस तरह करके ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। तो लेट से ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ये उस रूट को अप्रोच कर रहा है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो सकता है अगर ये उस P को अप्रोच कर रहा हो, यानी P के क्लोज़र हो रहा हो। हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, हम यहाँ पे P17 ले लेते हैं और P17 माइनस P16, इसका जो डिफरेंस है वो लेस होना चाहिए। किससे लेस होना चाहिए, P लेट से 14 माइनस P13 से, यानी यहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन जितना ये क्लोज़र होता चला जाएगा ये डिफरेंस और छोटा हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट है टू द पॉइंट P और टू द रूट P। सो अप्रोक्सीमेटिंग अ 0 P ऑफ F विद दिस इक्वेशन। यहाँ पे इसका प्रूफ आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, Pn इज आवर लास्ट कैलकुलेशन एंड माइनस P लेस देन इक्वल टू 2 टू पावर माइनस n एंड इनटू b माइनस a। और अगर Pn जो है ये P को अप्रोच कर रहा है, सो इट विल बी so means that it should be less than equal to the tolerance, whatever the tolerance is given। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में फंक्शन हमें दिया गया है, बट फंक्शन इज नॉट एक्चुअली यूजिंग in this given expressions. However, we can use the value of a and b. So a is 1, b is 2, 2 to power minus n, less than tolerance. Tolerance is given 10 to power minus 3. So that implies 2 to power minus n less than 10 to power minus 3. That implies दोनों तरफ अगर हम log ले लें, sorry, log, log 2 to the power minus n less than log of 10 to the power minus 3 minus n log of 2 less than minus 3 log of 10. So it is minus 3 over log of 2 with minus n. If we change the sign, then we can say that n is greater than 3 over log of 2, and it is equal to 9.966 approximately. तो इस स्टेप्स का मतलब ये हुआ कि हमें अगर हम इसके सोल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं तो एट लीस्ट वी हैव टू कैलकुलेट 10 iterations. So n is greater than 9.96 and the number which is greater than 9.96 is 10. So we need at least 10 iterations to reach the solution of that equation, which will be accurate to up to 10 to the minus 3. यहाँ पे अब थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। समटाइम्स ये होता है कि अगर हम इनको हाफ कर रहे होते हैं, ए और ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करते हैं, हमारे पास पी आता है, तो समटाइम ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली रूट के बिल्कुल करीब हिट कर जाता है। तो उसमें चांसेस ये है कि आपके पास जो आंसर है वो इस टॉलरेंस से कम आ जाए वेरी अर्ली, तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। उसके बाद यूँ होगा कि आपके पास आंसर जो है वो एकदम ग्रो कर जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0.137 था एक आंसर, जो मैं एफ ऑफ पी वाले उसमें बात कर रहे हैं, और उसके बाद एकदम आंसर आ गया 0.4027, तो आप कहेंगे यार ये सोल्यूशन तो आ गया। रेजिड्यू एरर भी यहाँ पे यूज़ करके आप बता सकते हैं कि मैं सोल्यूशन तक पहुँच गया हूँ,
it will be okay, the answer will be correct. However, in the very next step आपके पास जो आंसर है वो लेट से ऐसे आ गया, अब वो आपके पास एक्यूरेसी जो है ना वो बाकी नहीं रहे, और फिर इसके बाद ये यहीं पे कम होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक मतलब आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे ना, तो वो एक्यूरेसी जो हमारे पास आई होती है वो स्टेबल नहीं रहती, और ये जो n की वैल्यू हमें बता रहे हैं इस पे इसके बाद आंसर जो है वो स्टेबल हो जाएगा, फिर दोबारा से अगर हमारे पास वो एरर जो है वो ग्रो नहीं करेगी। तो आप ट्राई कीजिएगा कि लेट से अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है, इस केस में हमारे पास ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2 टू माइनस n और यहाँ पे 3 माइनस 1 लेस देन 10 टू पावर माइनस 4 ले लें अगर हम एप्सिलॉन इस केस में। तो आप ये ट्राई कीजिएगा कि इसमें n की वैल्यू हमारे पास क्या आती है।